हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक वीडियो लेके आई हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेकआउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड बाकी के सारे रिसोर्सेज लाइक वैल्यू एडेड मटेरियल्स, करंट अफेयर्स एंड और भी सारे रिसोर्सेज जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। सो वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, दैट इज क्लियर आईएएस। सो प्लीज गो चेक आउट clearies.com एंड प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो अब हम पॉलिटी का ये टॉपिक है, आगे हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी में तो हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन और कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी पढ़ेंगे। सो हमें इसका एक फाउंडेशन पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इस टॉपिक में आज हम यही पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फीचर्स क्या है। सो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो क्या है, दैट इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ, एस्पिरेशंस, possessing a special legal sanctity। तो ये लोगों का जो फेथ है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो एस्पिरेशन है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। एंड ये एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी है, मतलब ये डिवाइन इन लॉ है, प्योर है, सेक्रेड है। हमारा फेथ जो है कि हमें अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो जो न्याय मिलेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। देन हमारे एस्पिरेशंस कि हम अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। प्लस अगर एक और डेफिनेशन हम देखेंगे तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन दैट एस्टैब्लिशेस द कॉन्सेप्शन, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। वन बाय वन हम ये टर्म्स देख लेंगे। तो पहले आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है कि बेसिक लॉ या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ द नेशन। जितने भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो इसलिए है ताकि जो पर्पस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सके। सो कोई भी ऑर्गन जो है स्टेट का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज है, जो भी रूल्स मेंशन्ड है, उससे कुछ स्ट्रिक्टली अडहेर करना पड़ेगा। अगर उसने कोई ऐसा लॉ बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन को कन्फर्म नहीं करता है तो वो लॉ नलिफाइड हो जाएगा और जिस भी ऑर्गन ने पास किया है वो क्या होगा, वो आंसरेबल एंड अकाउंटेबल होगा। तो फंडामेंटल हमारा लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। देन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि इट इज हाईली चेंज ओरिएंटेड। बेसिक नेचर क्या है, ठीक, एंड ये हाईली चेंज ओरिएंटेड है, मतलब किसी भी चीज में एलिमेंट ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको हम लोग एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज विद टाइम क्या हो रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, ग्रो कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है। अब इतनी तेजी से सोसाइटी हमारी चेंज हो रही है, सोसाइटल डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज होना पड़ेगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होगा तो वो जो पेस है ना उससे मैच नहीं कर पाएगा। सो विद टाइम वी नीड न्यू अमेंडमेंट्स, वी नीड टू मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशन। बट अब ऐसा भी नहीं है ना कि आप कुछ भी लाके रख दोगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। कुछ भी अगर कोई भी लॉ लाओगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स है उससे कॉन्फर्म करना ही होगा उसको। फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट 75 ईयर्स नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स अगर देखेंगे तो 104 टाइम्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई किया है, चेंज किया है। तो क्यों चेंज किया, बिकॉज वो नीड थी, बिकॉज नीड ऑफ द आवर इज टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, इज टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन, इज टू मेक सम लॉज जो हमारे सोसाइटी के लिए जरूरी थे। सो ये ऑर्गेनिक लॉ है। उसके बाद हमारा आता है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन का मतलब है कि कंसीविंग समथिंग या फाउंडेशन ऑफ समथिंग। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है कि हम गवर्नमेंट को फॉर्म करें, और ये भी बताता है कि कैसे फॉर्म करना है। तो एक बहुत ही इलेबोरेट प्रोसेस है कि हाउ टू फॉर्म अ गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। देन कैरेक्टर। कैरेक्टर हमारी गवर्नमेंट क्या है, हमारे नेशन का कैरेक्टर क्या है, कि हम सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है। ये इंडियन गवर्नमेंट का, ये हमारे देश का ये कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अब यूके है, यूके सेक्युलर नहीं है, मोनार्क है। सो ये हमें कहाँ से पता लगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता लगा। हम सेक्युलर है, ये कहाँ से पता लगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगा। कोई भी देश कैसा है वो कैसे पता लगेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को देख के पता लगेगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये भी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर में बता रही हूँ, जैसे हम पढ़ेंगे बाद में, जब सैलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे तब उसमें मैं प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री दोनों बताऊंगी। यहाँ पे आप बस इतना देखो, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है हमारा क्या है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सो हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, सो ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। ऑल्दो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ही डिफरेंट है, बट अगर क्लियर सेपरेशन हमें नहीं दिखा, इतना प्रोमिनेंट और क्लियर सेपरेशन नहीं है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में। और जुडिशरी एकदम ही अलग है। प्रेसिडेंशियल में क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब एकदम प्रॉपरली सेपरेटेड है, एक क्लियर और
प्रोमिनेंट हमें क्या दिखता है, सेपरेशन दिखता है। प्रेसिडेंशियल में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर क्लियरली सेपरेट बॉडीज है। उसके बाद फिर हमें क्या पता लगता है ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारा हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो हेड करता है। देन प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट दोनों ही प्रेसिडेंट होते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ही तो ये सब बता रहा है ना कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है, हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी गवर्नमेंट का नेचर कैसा है, गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म करना है। सो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बता रही है, और कोई तो नहीं बता रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, हमें कैरेक्टर, कंसेप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ये भी हमें बताता है। साथ साथ ये भी बताता है कि गवर्नमेंट की पावर क्या होनी चाहिए और किस मैनर में गवर्नमेंट उन पावर्स को एक्सरसाइज करेगी, यूज करेगी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। एक तरीके से इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हो गया, रूल बुक हो गया हमारी कंट्री का। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एंड दस ऑल द अदर लॉज एंड कस्टम इन ऑर्डर टू बी वैलिड शैल कॉन्फॉर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी, सेक्रेड, होली और प्योर और डिवाइन इन लॉ because it is basic law of the country and it derives its power and authority from people direct. So ये constitution की एक definition। अच्छा, अब एक question ये आता है, क्या कोई भी custom ऐसा है जो constitution को violate कर रहा है but अभी भी legal है? तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा no। फॉर एग्जाम्पल त्रिपुरा में एक लॉ था, ठीक, एक कस्टम था एक्चुअली, कि सैक्रिफाइसिंग ऑफ गोट ऑन अ डेली बेसिस। सो हाई कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट ने उस कस्टम को स्क्रिप डाउन कर दिया बाय सेइंग दिस that sacrificing an animal is not a essential practice of Hinduism and ये वायलेट करता है हमारा आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 27। आर्टिकल्स के अभी उस पर पीछे मत पढ़ो, क्या है क्या नहीं है ये बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओके, सो उन्होंने स्क्रैप डाउन कर दिया। सेम एज सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, वो होमोसेक्सुअलिटी को डील करता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी स्क्रैप डाउन कर दिया बाय सेइंग कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो इसीलिए कोई भी कस्टम इंडिया में वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, अगर कॉन्फर्म नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो लीगल नहीं है, उसको स्क्रैप डाउन कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो कोई भी अगर लॉ बना रहे हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए, कॉन्फर्म करना चाहिए, वायलेट नहीं करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। अब एक और क्वेश्चन इस पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लॉज हैं जो पार्लियामेंट ने पास किए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, मनरेगा ले लो, या फिर आप आरपीए 1950 ले लो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो क्या मतलब ये वैलिड नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, पार्लियामेंट इसको बनाया है, तो क्या ये वैलिड नहीं है? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि ये भी गवर्न कर रहे हैं कंट्री को। बस इनका बनाने के पीछे पर्पस क्या था कि ये इसलिए बनाए गए थे ताकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज लिखे हैं उसके पर्पस को अचीव कर सके, टू अचीव द पर्पस ऑफ द laws that are mentioned in the constitution। For example मनरेगा वो जॉब्स के लिए है, तो एक तरीके से वो फंडामेंटल राइट का जो पर्पस है उसको अचीव कर रहा है। कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो भी हमारा एक तरीके से पार्ट है, वो भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि वो हमारा इसलिए बनाया गया है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज लिखे हैं उसके पर्पस को अचीव कर सके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आईपीसी आप 1860 वाला ले लो, इंडियन पीनल कोड 1860। अब वो तो हमारा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 26 नवंबर 1949। तो उससे पहले ये लॉ उससे पहले था आईपीसी 1860। बट तब भी हम मान रहे हैं ना उसको। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमने उस लॉ को अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि ये साफ साफ लिखा था ना कि जब हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा आया था तो उसमें लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी चाहे तो कोई भी लॉ को क्या कर सकती है, स्क्रैप डाउन कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है, या अगर उसको कोई भी लॉ पहले का जज गया तो ले सकती है। तो हमने वो उठा लिया वहां से और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लिया उसको। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज पहले बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले बट हमने बाद में अडॉप्ट कर लिए, वो भी वैलिड है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, जो पार्लियामेंट ने बनाया है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा है, वायलेट नहीं कर रहा है, कॉन्फर्म कर रहा है, तो वो भी वैलिड है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो तो वैलिड है ही। ओके, सो ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजंस एज वेल। ये मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताया। कुछ फंक्शंस हम ऐसे ही देख लेते हैं। पहले क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी। सो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे नेशन का आइडियोलॉजी या फिलोसफी क्या है, या किसी भी नेशन की आइडियोलॉजी या फिलोसफी क्या है। देन एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रेजेंट करता है बेसिक लॉ, जो यूजुअली हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं या रिप्लेस भी कर सकते हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। देन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, जो मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट,
डिफाइंस द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप भी, एंड रेस्ट्रिक्शन टू देयर अथॉरिटी एज वेल। नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करता है कि कितने डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेवल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो फेडरल है या वो कॉन्फेडरेशन है या यूनिटरी है। तो ये सब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ही डिस्क्राइब करता है। एंड ये ऑल्सो डिलिनिएट करता है पावर्स ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एज वेल। देन प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक है, सो हमें अमेंडमेंट चाहिए। क्यों? अमेंडमेंट के थ्रू ही हम इन फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं, और भी बेटर लॉज हम पास कर सकते हैं, ला सकते हैं। सो हमें एक सफिशिएंट प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट चाहिए रहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अमेंडमेंट के थ्रू ही क्या होता है, कुछ सेट ऑफ डायरेक्शन होते हैं जिसके थ्रू हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। सो प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करोगे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब अ गवर्नमेंट जो कंट्रोल्ड मैनर में काम कर रही है, या गवर्नमेंट जो हमारी एक लिमिट में काम कर रही है, जो आर्बिट्रेरी या एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है, लिमिटेड गवर्नमेंट है। तो अगर किसी भी देश में ये फीचर है कि वहां की गवर्नमेंट एक कंट्रोल मैनर में काम कर रही है, वर्किंग इन देयर लिमिट, आर्बिट्रेरी एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है, तो उस देश के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फीचर है। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होता है, दैट इज गवर्नेंस सेटअप हुज पावर आर नॉट आर्बिट्रेरी और अनरेस्ट्रिक्टेड। कि जो भी गवर्नमेंट सेटअप हुई है उसकी पावर आर्बिट्रेरी नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट है। अनलिमिटेड का मतलब कि पावर्स जो है, जो ज्यादातर पावर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको कुछ ही के हाथों में सौंप दी गई है, जिससे करप्शन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, इंक्रोचमेंट ऑन लिबर्टी ऑफ कॉमन मैन। सो अनलिमिटेड ही लिमिटेड गवर्नमेंट है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। सो इट इंप्लाइज द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर शैल बी बाउंड बाय लिमिटेशन। की कोई भी पॉलिटिकल पावर जो गवर्नमेंट हो उसके पास लिमिट में वो हो, सो दे आर बाउंड बाय लिमिटेशन, चेक्स, कंट्रोल्स एंड रूल्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो इनकॉर्पोरेट करता है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया, एंड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल प्रिवेल नहीं करता, लॉ प्रिवेल करता है। ओके, एंड लॉ सबके लिए इक्वल है, वो सबको पनिश करेगा, वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो आम जनता हो, लॉ सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। तो रूल ऑफ लॉ एज अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड अथॉरिटेरियन डिस्चार्ज ऑफ पावर। फिर अकॉर्डिंग टू केसी वेरहे एंड डब्ल्यू.जी. एंड्रयूज, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ फीचर बताया, लाइक डिवीजन ऑफ पावर सेपरेट होनी चाहिए, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्लुरलिटी ऑफ इंटरेस्ट इन द सोसाइटी, then no authoritative or dictatorial leadership, then minimum constraints on individual freedom। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे मेन प्रिंसिपल्स, हम पढ़ेंगे। सो पहले आता है डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन। आप ऐसे समझो कि जो लिबिया हो गई, नॉर्थ कोरिया या इराक, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं ना, तो उनकी वहां की जो सरकार थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। तो इसीलिए वहां की थोड़ी एक्सप्लॉइटेटिव गवर्नमेंट या ऑथोरेटिव गवर्नमेंट हो गई, आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट। बट अगर हमारे केस में बात करो, हमारे केस में क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई, फिर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने चूज किए, लोगों ने, आम जनता ने चूज किए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सो इनडायरेक्टली हमारे थ्रू क्या हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हमने सेटअप की और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके ऊपर एक क्या हो गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो आम जनता के हित में हो, जो ना तो गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे ना तो कम पावर दे, जो बैलेंस। सो जो भी पावर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक तरीके से अथॉरिटी पावर किसने दी है, वो लोगों ने दी है ना, आम जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इसीलिए हम अपने को डेमोक्रेटिकली फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वही लिबिया, नॉर्थ कोरिया, इराक, उसमें उन्होंने, गवर्नमेंट ने ही खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, सो वो एक तरीके से आर्बिट्रेरी हो गए। सो पहला प्रिंसिपल क्या है कि डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो अब आप ऐसे समझो, अब शाहजहां है, उसने ताजमहल बनवाया, उसने ऑर्डर दिया भाई ताजमहल बनवाओ, ताजमहल बन गया, वो गया देखने के लिए। अब उसको तो बहुत प्यारा लग गया ताजमहल, बोला यार ऐसा तो अब किसी के पास होना नहीं चाहिए। तो जितने भी वर्कर्स थे उसने क्या किया, ऑर्डर पास किया कि सबके हाथ कटवा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और के पास ऐसा कोई मॉन्यूमेंट हो। तो उसने एक ऑर्डर, एक लॉ पास किया कि हाथ कटवा दो। तो लॉ पास किया तो वो क्या हो गया, वो लेजिस्लेचर बन गया। लेजिस्लेचर कौन होता है, जो लॉ बनाता है, हु मेक्स द लॉ। सो वो लेजिस्लेचर बन गया। उसके बाद उसने अपने सिपाहियों और सबसे बोला कि हाथ कटवाओ। तो उसने क्या किया, लॉ तो पास किया ही किया, ऑर्डर तो पास किया ही किया, साथ साथ उसने इम्प्लीमेंट भी किया, तो वो एग्जीक्यूटिव भी बन गया।
एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को। हु इम्प्लीमेंट्स द लॉ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको हम बोलते हैं। हु इम्प्लीमेंट्स द लॉ? ये हुआ। उसके बाद भाई जो वर्कर जो लेबरर थे वो गए जुडिशरी के पास कि देखो भाई राजा जी तो हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, हमें तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो तो हमारा हाथ ही काट रहे हैं। मस्त चेयर पे जज बैठा था। अब जज टर्न हुआ, शिकायत सुनी, जज टर्न हुआ तो देखा सबने, जो वर्कर्स थे लेबरर्स थे वो देखे कि भाई ये तो शाहजहां बैठ गया है। तो शाहजहां वहां पे क्या काम कर गया है? शाहजहां जुडिशरी का भी काम कर दिया। शाहजहां क्या कर दिया? जुडिशरी का भी काम किया। सो एक तरीके से शाहजहां के पास तीनों पावर थी। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है हमारे में, पार्लियामेंट हम जिसको बोलते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इम्प्लीमेंट करता है, तो शाहजहां ने इम्प्लीमेंट भी करवाया लॉ जो उसी ने पास किया था। तो एग्जीक्यूटिव जो पार्लियामेंट्स होते हैं, जब हमारी गवर्नमेंट सत्ता में आती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, तो राज्यसभा लोकसभा से क्या करती है? वो अपने उम्मीदवारों को चुनती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए चुनती है, तो वो क्या बनते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? वो एग्जीक्यूटिव होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ। फिर देन जुडिशरी अलग होती है। तो अब शाहजहां तीनों है, लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है, तो भाई वो तो एक्सप्लॉइटेटिव होगा कि नहीं होगा? सो इसीलिए बोला गया है कि ये तीनों चीजें, ये तीनों पावर, तीनों जॉब एक इंसान को देने से बेटर है कि तीन अलग अलग बॉडी को दो। लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेचर को दो, एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूटिव को दो, जुडिशरी की पावर जुडिशरी को दो। इससे क्या होगा? इससे गवर्नमेंट आर्बिटरी नहीं बनेगी, एक्सप्लॉइटेटिव नहीं बनेगी, कंसेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होगी। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। फिर आता है चेक्स एंड बैलेंसेस। अब लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। अब फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, जैसे कि सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट उसने पास किया था, वो बहुत ही अब्यूजिव था, वायलेट करा था राइट टू प्राइवेसी। सो उसमें जुडिशरी ने उसको स्क्रैप डाउन कर दिया बिकॉज वो पार्लियामेंट अपनी पावर को मिसयूज कर रहा था। तो जुडिशरी ने क्या किया? एक तरीके से अपनी पावर यूज करके पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइटेटिव होने से रोका। फिर क्या हुआ? अब आप जैसे कि आपने जॉली एलएलबी मूवी देखी होगी 2, उसमें जो पुलिस थे उन्होंने क्या कर दिया? एनकाउंटर कर दिया, अननेसेसरी एनकाउंटर कर दिया। सो जुडिशरी के पास केस गया, पीआईएल दर्ज हुई, जुडिशरी के पास केस गया, जुडिशरी ने इंक्वायरी बैठाई एंड जुडिशरी ने क्या किया? एक्शन लिया। सो अगर एग्जीक्यूटिव एक्सप्लॉइटेटिव हो रहा है तो जुडिशरी देख रहा है, सो एग्जीक्यूटिव पे भी जुडिशरी अच्छे से नजर रखा हुआ है कि वो भी एक्सप्लॉइटेटिव ना हो। प्लस अगर जुडिशरी फॉल्ट में है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों मिलकर वहां के जो भी जज हैं उनको हटा सकते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, वाइल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है लेजिस्लेचर को। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो मेजोरिटी पार्टी होती है, कोलिएशन नहीं, अगर पूरी फुल सत्ता में फुल वोटों से पार्टी आई है मेजोरिटी में, ओके, सो एक तरीके से जो एग्जीक्यूटिव होता है वही तो कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करता है, तभी पार्लियामेंट पास करता है। तो एग्जीक्यूटिव भी एक तरीके से पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद फिर जो लेजिस्लेचर है, अगर एग्जीक्यूटिव कुछ कर रहा है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो गवर्नमेंट है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, तो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट क्या करेगा? अपना वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देगा, तो भाई गवर्नमेंट गई। तो एक तरीके से क्या है? थ्रू चेक्स एंड बैलेंसेस, सेपरेशन ऑफ पावर्स अलोंग विद द डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड गवर्नमेंट और द डेमोक्रेटिकली फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब मिलके क्या कर रही है? वो एक ऐसा नेशन बना रही है जो आर्बिटरी नहीं है, जो एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है। तो वो कभी भी एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सकते लोगों को, या वो ड्यूटीफुल रहेंगे टुवर्ड्स द पीपल। सो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए, डेमोक्रेटिकली फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, एंड चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी। आप समझ गए कि सेपरेशन ऑफ पावर की 3 मेजर जॉब एक ही इंसान को देने से बेटर है अलग अलग कर दो। देन चेक्स एंड बैलेंसेस की हर एक बॉडी क्या कर रही है? एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के एक्शंस पे प्रॉपरली नजर रखी हुई है ताकि कोई भी बॉडी एक्सप्लॉइटेटिव ना हो। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ जैसे मैंने बताया कि लॉ प्रिवेल करेगा, ना कि कोई इंडिविजुअल। लॉ सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशरी हो चाहे आम जनता हो, सबके लिए लॉ बराबर है। तो रूल ऑफ लॉ भी एक है। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब किसी भी आम आदमी का लास्ट होप क्या है? अगर गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेटिव बन जाती है तो जुडिशरी है। तो जुडिशरी को क्या बायस नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, जुडिशरी को हमेशा अनबायस होना चाहिए। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो अगर कोई पार्लियामेंट ने कोई खराब लॉ बनाया तो जुडिशरी क्या करेगी? रिव्यू करेगी उस लॉ को एंड उस लॉ को हटा देगी।
एंड इसी को ये रिव्यूइंग ऑफ द लॉ वो हमारी क्या होती है, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। रिव्यूइंग द एक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज द पावर गिवन टू द जुडिशरी, सो वो जुडिशियल रिव्यू होता है। बाकी भी होता है जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, और भी टूल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो गए लाइक आरटीआई, ई गवर्नेंस, फिर फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब भी हमारा प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या कोई ऐसे देश है जो 0% जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? सो आंसर होगा नो, बिकॉज अगर 0% कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, तो इसका मतलब सिविल वॉर हो सकती है, एनार्की होगी वहां पे, लॉलेसनेस होगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा कंट्री का, लाइक सीरिया। सो चाहे वो नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और चाइना हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहेगा ही रहेगा, कुछ परसेंट तो लॉ रहेगा ही रहेगा। वैसे ही 100% कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहीं पे नहीं होता, परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कंप्लीटली रूल बाउंड गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं है। नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, उनमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का परसेंटेज ज्यादा है देन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बट स्टिल वो 100% नहीं है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ज्यादा है या फिर यूके और यूएस में ज्यादा? आपने फीचर्स तो समझ लिए ना, क्या होता है कि डेमोक्रेटिकली फॉर्म गवर्नमेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, ओके। इंडिया में ज्यादा है चेक्स एंड बैलेंसेस, इंडिया में ज्यादा है या यूके या यूएस में ज्यादा है? भाई यूएसए में तो हमें पता है कि क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है। अब इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस तो बना ही रहता है, बट किसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ज्यादा है, इंडिया में या यूके या यूएस में? सो इसका आंसर क्या होगा, यूके या यूएस। इज जस्ट बिकॉज पॉलिटिकल कल्चर की वजह से हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। प्लस जो भी इवन सिविल सोसाइटी भी जो है इंडिया की, वो डिवाइडेड है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड एंड लैंग्वेज, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट के ऊपर ना इतना ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं दे पाते जितना हमें देना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही बटी हुई। सो इसकी वजह से जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो बहुत कमजोर होता है। एंड यूके एंड यूएस में एक तरीके से ऐसा नहीं है, या है भी तो इतना ज्यादा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के मामले में यूके एंड यूएस इंडिया से थोड़ा ज्यादा है, जस्ट बिकॉज हमारे पॉलिटिकल कल्चर की वजह से, हमारे सिविल सोसाइटी की वजह से। लास्टली, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्लेस लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पीपल ऑफ द सोसाइटी फुलफिल देयर duty and they do not become disrespectful to the laws in the country. So constitutionalism limit गवर्नमेंट पे तो रखता ही रखता है, साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के थ्रू ये भी है कि जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करें एंड वो भी डिसरिस्पेक्टफुल ना हो टू द लॉज इन द कंट्री। एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गिव राइज टू द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी। सो आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रॉपरली समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।